मेरा नाम सुनैना है। मैं एक छोटे से गांव के साधारण लेकिन बहुत ही पेचीदा घराने में पैदा हुई। मेरे पापा किसान थे जो बहुत ही मेहनती और शांत स्वभाव के थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को थके हारे घर लौटते। लेकिन वो घर असल में मेरे पापा का था ही नहीं। वहां पर चाचा का राज था। चाचा सरकारी कर्मचारी थे और दादा दादी ने हमेशा उन्हीं को सब कुछ समझा। घर की बागडोर, फैसले, इज्जत, यहाँ तक कि पापा की भी हर चीज उनके कदमों में थी। मेरी माँ, जिन्हें सब मीरा कहते थे, एक मेहनती और साधारण औरत थी। वो पापा से ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, बस खामोशी से मेरी पैदाइश के बाद हर दिन काटती जा रही थी। हाँ, मैं उनकी इकलौती संतान थी। मेरी पैदाइश पर माँ के चेहरे पर एक अलग चमक आई थी, लेकिन वो खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी। डॉक्टर ने जब ये बताया कि मेरी एक टांग दूसरी से छोटी है और मैं सारी उम्र लंगड़ाकर चलूंगी, तो वो चमक उनकी आंखों से छिन गई। मेरी बेटी का नसीब तो खराब हो गया, माँ ने दबी आवाज में कहा। लेकिन मैंने उनकी आवाज में वो कपकपाहट महसूस की जो इंसान अपनी हारी हुई तकदीर पर करता है। तू लंगड़ी है। ये आवाज मेरी चाची की थी, जो हर दिन मेरे वजूद पर एक नया ताना लगाती थी। उनकी 3 संतानें थीं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी गुड़िया को तो जैसे मेरा मजाक उड़ाने का लाइसेंस मिला हुआ था। जब भी मैं आंगन में खेलती, वो अपनी किताबें बंद कर हंसती। माँ, देखो लंगड़ी नाच रही है। माँ कुछ नहीं कहती थी, बस रात को माँ मेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए चुपचाप आंसू बहाती थी। मैं उनसे कहती, माँ, आपने मुझे सब्र सिखाया है तो आप भी मत रोया करो। जो भी होता है भगवान देख रहा है। मैंने बचपन में ही सीख लिया था कि बर्दाश्त कैसे करते हैं। जब दादाजी दुनिया से चले गए तो उनकी सारी जायदाद चाचा के नाम हो गई। पापा के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। मेरे पापा बहुत सीधे थे। उन्होंने कभी अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई। शायद वो समझते थे कि बेटे के ना होने की सजा उन्हें उम्र भर भुगतनी पड़ेगी। और शायद मेरी लाचारी ने भी उनके दिल से ये उम्मीद निकाल दी थी कि अब कुछ बदल सकता है। मेरी चाची का लहजा हर दिन तेज होता गया। अगर कभी मैं माँ के साथ कुछ बनाने बैठ जाती तो वो टोक देती, टूटी चीजें सिर्फ मनुष्यत लाती हैं, अपने कमरे में चली जा। और मैं चुपचाप वापस चली जाती। मेरी दुनिया मेरी किताबें थी। स्कूल में मेरी टीचर मुझे बहुत पसंद करती थी। कहती थी, सुनैना, तुम बहुत होनहार हो, भगवान तुम्हारे साथ है। ये सुनकर मुझे अपने वजूद की थोड़ी अहमियत महसूस होती थी। लेकिन स्कूल से घर आते ही सब कुछ बदल जाता। यहाँ ना तो तारीफ थी ना कदर। मैं कभी अपनी चाची के बेटे के जूते ठीक कर रही होती तो कभी गुड़िया के कपड़े तय कर रही होती। यही काम थे जो मुझे इज्जत नहीं, सिर्फ तरस दिलाते। एक दिन माँ मुझे देखकर कहने लगी, सुनैना, तुम भगवान की बनाई हुई खास रचना हो। उसने तुम्हें हम पर रहम करके दिया है। मैंने उनके हाथ पकड़े। माँ, आप मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा इनाम हो। मैं जानती हूँ जो दुख आज है कल भगवान उनका हिसाब लगाएगा। लेकिन कभी कभी माँ चुपचाप छत पर जाकर बैठ जाती। मैं माँ से कहती, अगर कोई हमें कमजोर समझता है तो वो भगवान की मर्जी नहीं जानता। माँ मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा देती, लेकिन उनकी मुस्कान में इतनी थकान होती कि क्या कहूँ। मैंने बचपन में ही समझ लिया था कि अपनी पहचान की जंग मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। रात को जब सब सो जाते, मैं अपने बस्ते से किताबें निकालकर एक कोने में बैठ जाती। रोशनी की हल्की किरण में पढ़ना मेरे लिए उम्मीद का चिराग होता था। मैं सोचती, एक दिन आएगा जब कोई मुझे सिर्फ मेरी टांग से नहीं, मेरे दिल, मेरी अकल और मेरी मेहनत से पहचानेगा। जब मैं 5वीं क्लास में स्कूल के प्रतियोगिता में इनाम जीती तो पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा भी है। स्कूल के प्रिंसिपल ने सबके सामने मेरे नाम का ऐलान किया और मुझे स्टेज पर बुलाया गया। पूरे स्कूल ने तालियां बजाईं। मैंने अपने बंद दिल में सोचा, शायद अब घरवाले भी मुझे खुशी से अपना मानेंगे। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची, गुड़िया ने मेरे हाथ से सर्टिफिकेट छीना और जोर से हंसते हुए बोली, इस लंगड़ी को इनाम कैसे मिल गया? लगता है प्रिंसिपल को तरस आ गया होगा। मेरी चाची ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पढ़ाई से क्या होता है, इसे तो घर में ही रहना है, कोई इसको नौकरी थोड़ी देगा। मेरी माँ ने धीमी आवाज में कहा, बच्ची अगर पढ़ लिख ले तो उसे भी सहारा मिल जाता है। मेरी चाची ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, सहारा? जिसका खुद का पांव ही टेढ़ा हो उसे कौन सहारा देगा? लोग तो ऐसी लड़कियों को तलाकशुदा आदमियों से भी नहीं ब्याहते। मैं उस वक्त चुप रही। कुछ कहना बेकार था, क्योंकि यहाँ किसी को मेरी काबिलियत की कदर नहीं थी।
सिर्फ मेरी मजबूरी दिखती थी। एक दिन मेरी चाची माँ से कहने लगी, अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, सुनैना के लिए कोई बंदोबस्त करो। अभी उम्र कम है, शायद कोई विधवा या तलाकशुदा इंसान मिल जाए। बाद में तो ये अपनी दहलीज पर ही बैठी रह जाएगी। माँ ने नजर नीची रखकर कहा, वो भी पढ़ना चाहती है। इस पर मेरी चाची तुरंत बोली, पढ़कर क्या करेगी? लड़की है, पढ़ेगी तो जुबान लड़ाएगी, तुम्हारी तरह चुप नहीं रहेगी। उस दिन मैंने पहली बार अपनी माँ की खामोशी में बेबसी नहीं, डर देखा। वो डरी हुई थी कि अगर मेरी चाची नाराज हो गई तो चाचा घर का खर्चा भी बंद कर देंगे। मेरी चाची ने एक दिन एक रिश्तेदार को बुलाया। उस वक्त मैं रसोई में सब्जी काट रही थी। जब वे लोग आए तो मुझे बुलाया गया, जैसे किसी चीज का मुआयना हो रहा हो। औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, यही है, लाचार है ना? इस पर मेरी चाची ने तुरंत कहा, लेकिन बहुत अच्छी है, शरीफ है, घर के काम जानती है। साथ में बैठे आदमी ने कहा, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारे बेटे का सहारा बने, खुद सहारा मांगने वाली नहीं। अगले दिन उन्होंने इनकार कर दिया और उस इनकार के बाद जैसे घर में जश्न हुआ। गुड़िया ने ताना मारते हुए कहा, एक और नाकामी, सुनैना को तो अब गिनकर ही रिश्ते आएंगे। मैं चुपचाप छत पर जाकर बैठ गई। ये सब मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन हर बार कुछ अंदर जरूर टूट जाता था। कभी कभी मेरी चाची काम से बचने के लिए मेहमानों के सामने खुद बैठ जाती और फिर मेरे हालातों पर खूब मजे लेती। इसका तो शरीर भी पूरा नहीं है, बेचारी, इसकी माँ इसे कैसे पाल रही है। गुड़िया स्कूल में मेरे साथ थी, लेकिन वो हमेशा अपने आप को मुझसे बेहतर समझती थी। हालांकि क्लास में वो बड़ी मुश्किल से पास होती, लेकिन उसे इस बात का घमंड था कि वो खूबसूरत है। सुनैना, नंबर लेकर क्या करोगी? चेहरे पर तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई मेरिट भी नहीं करेगा, सहारे की जरूरत है, वो कहती। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, बस एग्जाम में एक एक नंबर बढ़ाती रही। 9वीं क्लास में जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने पूरी क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। घर जाकर पापा को बताया तो वो मुस्कुराकर देखने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। मेरी चाची ने सुना तो तुरंत बोली, क्या फायदा ऐसे नंबरों का? इसको चार दीवारी से बाहर निकलने कौन देगा? शादी करवाओ और निपटाओ इसे। पापा कुछ नहीं बोले। माँ खामोश थी और मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ निपटाना है? उसी दिन मेरी चाची ने फिर से एक दूसरे के दूर से रिश्तेदार से बात की। वो इंसान उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। मेरी चाची को लगा कि ये मेरे लिए अच्छा रिश्ता है, लेकिन इस बार जब वो आए, मैंने उनकी आंखों में वही पुराना सवाल पढ़ लिया, ये तो लाचार है। उन्होंने भी इनकार किया, मगर जाते जाते एक बात कह गए, लड़की तो अच्छी लगती है पर मेरे बच्चों को संभाल नहीं पाएगी। अगले दिन गुड़िया फिर ताना मारने आई, सुना है कल वाले भी इनकार करके चले गए, तुम तो पूरे गांव में मशहूर हो गई हो, रिजेक्टेड पीस। मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरे नसीब का फैसला इंसान नहीं भगवान करेगा। और वो हंसी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक सुना दिया हो। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। मैंने खुद से वादा किया था, अगर लोग मेरी लाचारी को मेरा अंजाम समझते हैं तो मैं उसे अपनी शुरुआत बना लूंगी। अब मैं 10वीं क्लास में थी, बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि अच्छे नंबर लाकर शहर के कॉलेज में दाखिला लेना। मैं दिन रात मेहनत करने लगी, लेकिन घर का माहौल अभी भी बोझिल था। मेरी चाची हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को ले आती और मैं समझ जाती थी कि फिर से एक बार मोल भाव होने वाला है। मेरे एग्जाम पास आ रहे थे और जो माहौल था वो बहुत बुरा था। एक दिन माँ मेरे कमरे में आई, उनके हाथ में कपड़े थे, बोली, ये पहन लो, कल फिर कोई आ रहा है। मैं बस एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में देखा। माँ, मेरे एग्जाम सर पर हैं, कम से कम अभी तो। उन्होंने हाथ उठाकर मेरी बात रोक दी। सुनैना, तुम्हें पता है हम कब से तुम्हारी चाची के रहमो करम पर हैं। पापा भी चुप हैं, तुम ही समझदारी दिखाओ। अगले दिन मैं तैयार होकर बैठी, बालों में तेल लगा था, जूड़ा सलीके से बनाया, लेकिन दिल वो तो जैसे कहीं और था। लोग आए, देखा, सवाल किए और जाते हुए चाचा को अलग ले जाकर कुछ कहा। बाद में मेरी चाची ने माँ को बताया, वो कह रहे थे कि लड़की ठीक है, लेकिन हमारे बेटे को पूरी चाहिए, ना कि कोई आधी लड़की। माँ ने मेरे सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को मैंने उनके तकिए की भीगी हुई हालत देखी। मैं छत पर गई, आसमान की ओर देखा और इतना कहा, भगवान, मुझे सब मंजूर है, अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं तो फिर ठीक है। ऐसा कई बार हुआ। कुछ लोग ये कहकर इनकार कर देते कि लड़की लाचार है, कुछ कहते घर का माहौल ठीक नहीं, और कुछ यूं ही खामोशी से चले जाते। लेकिन हर बार मेरी पढ़ाई एक कदम पीछे हो जाती।
एक दिन मेरी चाची ने साफ साफ कहा, अब इसका स्कूल बंद करवाओ। लड़की को दिन ब दिन पढ़ाने से सिर्फ उसकी जिद बढ़ेगी, नसीब नहीं बदलेगा। माँ ने पापा से बात की, इसे मैट्रिक तक तो पूरी कर लेने दो पढ़ाई। पापा ने सिर झुकाकर कहा, कर ले लेकिन आगे नहीं। मैंने एग्जाम दिए, दिल में दर्द, दिमाग में डर और आंखों में सपना लिए। एग्जाम खत्म हुए, कुछ दिन हो चुके थे। मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा आया, लेकिन घर में जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने वो कॉपी जिस पर सबसे ज्यादा नंबर लिखे थे अपनी किताबों के बीच में छुपा दी। पापा ने एक बार पूछा था, क्या इरादा है आगे पढ़ने का? मैंने कहा, दिल तो है लेकिन हालात नहीं। उन्होंने मेरी बात पूरी होने से पहले ही सिर झुका लिया, जैसे वो खुद इस बात को जानते हो। एक शाम माँ मेरे पास आई, चुपचाप बाल संवारने लगी। मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। बोली, बेटा कल कुछ लोग आ रहे हैं। तुम्हारी चाची कहती है बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का अमीर है। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, जो ठीक लगे वही करिए। अगले दिन सुबह से ही घर में हलचल शुरू हो गई। मेरी चाची जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी। गुड़िया कपड़ों में उलझी थी और मैं कमरे के कोने में बैठी भगवान की पूजा कर रही थी। अजीब सा महसूस हो रहा था, ना परेशानी ना उम्मीद, बस खामोशी। दोपहर को जब सूरज सर पर आया तो मेहमान भी आ गए। मेरी चाची ने तुरंत कमरे में बुलाया और कहा, तैयार हो जाओ, मेहमान आ गए हैं। लड़का कारोबारी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। अगर ये रिश्ता हो जाए तो तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका? मैं इस बात पर रुक गई। क्या इंसान की जिंदगी में मौकों की गिनती तय होती है? मैं सफेद रंग का सूट पहने आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी कि तभी गुड़िया आई और दरवाजे की चौखट से टेक लगाकर कहने लगी, मैडम तैयार हो रही हैं। उम्मीद है इस बार भी वापसी का टिकट मिलेगा, लेकिन खैर, किस्मत तुम्हारी है, शायद इस बार कोई तरस खा ले। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं खुद पर तरस नहीं खाती, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। नीचे जाकर बैठी तो पहली नजर उस औरत पर पड़ी जो लड़के की माँ लग रही थी। उसकी नजरें मेरे पैरों पर थम गईं। लड़का चुपचाप बैठा रहा। मेरी चाची उनके सामने मेरी तारीफों के पुल बांधती रही। बहुत अच्छी लड़की है, माँ बाप की सारी बातें मानती है, घर के काम भी जानती है और चुपचाप रहती है। औरत ने सवाल किया, लड़की को कामकाज में कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चों को संभाल लेगी? चाची तुरंत बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो सब कुछ सीख चुकी है। मैंने पहली बार बोलने की हिम्मत की, अगर भगवान चाहेगा तो मैं हर रिश्ता निभा सकूंगी। बात पूरी होने के बाद सब उठकर चले गए और शाम को संदेश आया। लड़का भी अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद संभाल नहीं पाया। उसे बच्चों के लिए माँ जैसा प्यार चाहिए। ये लड़की शायद उनके लिए बेहतर नहीं हो। मेरी चाची ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, यही होता है जब लड़की में कमी होती है। अमीर लोग हर चीज देखते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं छत पर चली गई। नीचे से आई आवाज में अब शोर नहीं था, बस एक खामोशी थी। अगले दिन गुड़िया ने नाश्ता करते हुए अपनी माँ से कहा, अब सुनैना के लिए तो शहर के बाहर का ही कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ के लोग तो उसे जान चुके हैं। उन्होंने सर हिलाया। अब देखना होगा कहाँ से कोई तैयार होता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस फिर किसी आश्रम में बिठा दो, अपनी उम्र वही गुजार देगी। मैं बर्तन मांजते हुए खुद से बोली, मेरे भगवान ने जो मेरे लिए लिखा है वो मेरे पास आएगा, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। उसी दिन से मैंने ये तय कर लिया था कि मैं ना खुद को रोकूंगी ना किसी के तानों को दिल में बिठाऊंगी। मेरे रास्ते कठिन जरूर हैं, लेकिन वही रास्ते मंजिलों की पहचान करवाते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं पुरानी किताबें साफ कर रही थी, उसमें एक विचार लिखा था, भगवान अगर नसीब में कोई दुख देता है तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी देता है, और अगर वो आपको खुशी दे तो उसका शुक्रिया अदा करने की भी हिम्मत रखिए। मैंने वो बात अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर लिख दी। शायद यही बात मेरी जिंदगी की सच्चाई बनने वाली थी। मेरी चाची अब मेरे मामलों में खामोश हो चुकी थी, जैसे हर दरवाजे पर नाम न मिलने के बाद उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं था। लेकिन घर में एक और कहानी खामोशी से चल रही थी, जिसका मुझे तब पता चला जब मैं एक दिन पानी लेने किचन की तरफ गई। किचन के बगल में बने कमरे से गुड़िया की आवाज आ रही थी। वो फोन पर बात कर रही थी। मैं रुक गई। रजत, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम कब अपनी माँ को भेजोगे? उसकी आवाज में घबराहट थी।
मैंने माँ को मना लिया है, अब सिर्फ तुम्हारी तरफ से कदम उठाना बाकी है। मैं चुपचाप वापस पलट गई। एक पल को हैरान हुई कि जो लड़की दूसरों के रिश्तों का मजाक उड़ाती थी, वो खुद किसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, और इतनी गहराई से कि माँ तक को मनाने में कामयाब हो गई है। 2 दिन बाद मेरी माँ ने बताया, गुड़िया का रिश्ता आया है। लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसकी क्लासमेट है जिसका नाम रजत है। इससे मेरी चाची बहुत खुश थी। लड़का बहुत स्मार्ट है, उसकी माँ भी बहुत अच्छी औरत है। चाची ने माँ को बताया, बस लड़की की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी उसे बहुत अमीर समझेगा। गुड़िया ने खुद कहा है कि उसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, महंगे कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते, सब कुछ है उसके पास। कुछ दिन बाद रजत अपनी माँ के साथ आया। मैं पर्दे के पीछे से उसे देख रही थी। साधारण से कपड़ों में था, लेकिन उसके अंदाज में गरिमा और तमीज थी। माँ भी उसकी नरम लग रही थी। मेरी चाची और गुड़िया दोनों अपनी तारीफें कर रही थी। गुड़िया ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि घर के काम काज में भी माहिर है। मेरी चाची ने बड़े गर्व से कहा। रजत की माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हमें गुड़िया पसंद है। रजत ने भी यही कहा था। बात कुछ आगे बढ़ी तो मेरी चाची ने एक दिन पापा और चाचा को बिठाकर कहा, सुनैना के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुड़िया का नसीब अच्छा है। हम चाहते हैं कि जल्दी शादी कर दें ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। दोनों ने खामोशी से उनकी बात सुन ली। चाचा तो वैसे भी चाची के कहे अनुसार ही चलते थे। वो दिन कहती तो दिन होता, रात कहती तो रात। लेकिन मेरी माँ को परेशानी होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, पता नहीं क्यों मुझे इस रिश्ते में जल्दबाजी महसूस हो रही है। मैंने कहा, माँ, आपने कभी किसी के मामले में दखल नहीं दिया, इस बार भी खामोश रहिए। हर किसी का नसीब उसका साथ देता है या नहीं, ये वक्त बताता है। मेरी चाची हर दिन शादी की तैयारियों में लगी थी। गुड़िया महंगे कपड़े, जूते और जेवर देखकर खुश होती, गर्व से कहती, सुनैना को भी दिखा दो, कम से कम शादी की तैयारी की खुशबू तो महसूस कर लेगी। रजत के आने जाने का सिलसिला बढ़ गया। वो हर हफ्ते अपनी माँ के साथ आता, खामोशी से बैठता, सुनता और चला जाता। मेरी चाची उसकी कुछ बातों पर आपत्ति जताने लगी थी, लेकिन गुड़िया ने उन्हें तसल्ली दी। माँ, आपको क्या लगता है जिसके पास सब कुछ होता है वो जरूरत से ज्यादा बोलता है? नहीं, वो बस अपने कामों से खुद को जाहिर करता है। एक दिन चाची ने माँ से कहा, सोचा है शादी से पहले रजत के घर चलें, कम से कम लड़की का भविष्य कैसा है देख लें। लेकिन वे लोग कहते हैं कि अभी घर में मरम्मत का काम हो रहा है, इसलिए बाद में आ जाना। माँ ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि बातों में कुछ झोल है। मैंने गुड़िया को दोबारा फोन पर बात करते हुए सुना, रजत, तुमने वादा किया था कि शादी के बाद मुझे सब कुछ दोगे। अमीर लोग अपनी चीजें छुपाते नहीं, दिखाते हैं। मैंने उस दिन खुद से एक बात कही, जो चीज ज्यादा चमकती है जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो। मेरी चाची ने मेहंदी के कपड़े देखने के लिए मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं उनके साथ गई। दुकान पर खड़े होकर गुड़िया ने कहा, सुनैना, ये वाले कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि तुम्हारी चाल इनके साथ नहीं चलेगी। तुम बस अपने सीधे साधे कपड़ों में ही अच्छी लगती हो। मैंने नजर झुकाते हुए कहा, कपड़े इंसान की किस्मत नहीं बदलते, नीयत बदलती है। और वो हंसी, जैसे कोई मजाक सुना हो। वापस आकर मैंने खामोशी से भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, शायद कोई इशारा मिल जाए। और इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता, ये रजत और ये दिखावा सब कुछ जल्दी ही अपनी हकीकत दिखाने वाला है। शादी की तारीख करीब आ चुकी थी। घर में जैसे खुशियों की बहार थी। मेरी चाची हर रोज नए काम गिनवाती। मेहंदी, बारात, रिसेप्शन, सबकी तैयारी जोरों शोरों पर थी। गुड़िया पूरे मोहल्ले में अपनी शादी की बातें गर्व से सुनाती। रजत के घर में तो मैं राज करूंगी। माँ कहती है मेरी किस्मत का सितारा बहुत चमक रहा है। चाचा अब तक खामोश थे, मगर एक दिन चाची ने कहा, अब बस ये काम रह गया है कि एक बार रजत का घर देख लें। हमें भी तसल्ली हो कि लड़की कैसे घर में जा रही है, माहौल कैसा होगा। चाचा ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन दोनों पति पत्नी तैयारी करके निकले। गुड़िया ने जाते वक्त कहा, माँ, बस देख लीजिएगा, महल ही होगा। रजत हमेशा कहता है कि उसे सादगी पसंद है, इसीलिए सब कुछ बाद में दिखाऊंगा। शाम के करीब वापसी हुई और मेरी चाची का चेहरा पीला पड़ा था। चाचा खामोश, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। माँ ने सवालिया निगाहों से देखा। क्या हुआ? चाची ने बैठते ही पानी मांगा और फिर कांपती आवाज में कहा, वो रजत तो एक झोपड़ी में रहता है, कच्ची दीवारें, टपकती छत और एक कमरे का मकान। गुड़िया कमरे से निकली।
क्या मतलब? आपने गलत देख लिया होगा। मेरी चाची ने गुस्से से कहा, मैं अंधी नहीं हूँ, तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने कहा था वो बहुत अमीर है, उनके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है। गुड़िया भागकर कमरे में गई और फिर कॉल करने लगी। मोबाइल बंद था। इधर चाची बड़बड़ाती रही, हमने अपनी बेटी को उन्हें क्या समझकर देने का फैसला किया था, वो तो खुद ही मोहताज हैं। अगले दिन शादी थी, लेकिन रजत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना फोन ना कोई मेहमान। माँ परेशान थी। मेरे चाचा और चाची बहुत फिक्रमंद थे। वे लोग गुड़िया पर गुस्सा निकाल रहे थे। दिन ढल रहा था कि अचानक 4 लोग दरवाजे पर आए। रजत, उसकी माँ और कुछ जान पहचान वाले। साथ में छोटा सा बैंड भी था और शादी कराने वाले पंडित जी भी। मेरी चाची ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ये कैसा मजाक है? हमने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? तुम तो मजाक बनाकर आ गए हो। रजत ने सर झुका लिया। मैं जैसा हूँ वैसा ही आया हूँ। गुड़िया, जो कि अब तक तैयार भी नहीं हुई थी, बाहर आई। उसने रजत को देखते ही कहा, तुम सब कुछ झूठ बोलते रहे। तुम एक झोपड़ी में रहते हो। तुमने हमें धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अमीर समझकर शादी करने को तैयार हुई थी। रजत खामोश खड़ा रहा। गुड़िया चिल्लाने लगी, मैं तुम जैसे भिखारी के साथ शादी नहीं कर सकती। वापस चले जाओ अपनी बारात लेकर। रजत की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, बारात वापस नहीं जाती। हमारे परिवार में ये परंपरा नहीं है। ये हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी चाची ने मुंह मोड़ लिया। हमारी बेटी ऐसे हालात वालों को बिल्कुल नहीं देंगे। खामोशी के बीच गुड़िया ने एक जहरीली बात कही, एक काम कर सकते हो, अगर शादी करनी ही है तो इस लंगड़ी सुनैना से कर लो। वैसे भी वो तुम्हारे जैसी हालत की है और इसे कोई अच्छा मिलने वाला भी नहीं। जैसे बिजली गिर गई हो। सब चौंक गए। माँ की आंखें नम हो गईं। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी। रजत ने मेरी तरफ देखा, फिर चाची और चाचा की तरफ। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सच में सुनैना से शादी करना चाहता हूँ। मेरी चाची की आंखें फैल गईं। क्या तुम पागल हो गए हो? रजत की माँ ने धीरे से कहा, हाँ, हमें सुनैना पसंद है। हमें इज्जत की जरूरत है और सुनैना में वो सब है। पापा आगे बढ़े। अगर सुनैना तैयार है तो फिर हम भी तैयार हैं। सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैंने दिल से एक बार फिर भगवान का नाम लिया। शायद ये मेरे लिए बेहतर था और मैं खामोशी से सर हिला दिया। रजत मुस्कुरा दिया और पंडित जी ने शादी शुरू की। मंत्र पढ़े जा रहे थे और मैं एक एक करके सारे रस्मों रिवाज निभा रही थी। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए जो रिश्ते आए उन सबका इनकार, हर ताना और हर आंसू मुझे यहाँ तक लाने का जरिया थे। शादी के बाद मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। सुनैना बेटी, तुम्हें भगवान के फैसले पर यकीन करना होगा। एक दिन वही तुम्हारा गर्व बन जाएगा। मैंने उनके हाथ अपने गाल से लगाए। माँ ने चुपके से मेरे कान में कहा, भगवान ने तुम्हें वो इज्जत दी है जो हम चाहते हुए भी नहीं दे पाए। बारात रवाना हुई। सबकी नजरें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी। गुड़िया, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी, नजरें चुरा रही थी। मेरी चाची बार बार चाचा को बोल रही थी, जैसे हर इल्जाम उन्हीं पर डाल रही हो। मगर अब सब बेकार था। मैं दुल्हन बन चुकी थी, उससे इंसान की जो कल तक गुड़िया का सपना था। गाड़ी में बैठकर मैंने आखिरी बार अपने पुराने घर की तरफ देखा। ना आंसू थे ना पछतावा, बस एक सुकून था, खामोश सा सुकून जो दिल में उतरता है। रास्ते में रजत ने खामोशी तोड़ी। आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए थैंक यू। मैंने सिर्फ इतना कहा, जिस पर भगवान का करम हो वो दूसरों पर भी भरोसा कर सकता है। गाड़ी शहर की गलियों से होते हुए एक अलग रास्ते पर मुड़ गई। मैं सोच रही थी कि झोपड़ी शायद किसी वीरान इलाके में होगी, लेकिन रास्ता तो शहर के पॉश इलाके की तरफ जा रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि रजत ने अचानक गाड़ी एक बहुत बड़े शानदार गेट पर रोकी। मैं चौंक गई। रजत मुस्कुराया, हाँ, हम पहुंच गए। दरवाजा खुला, गाड़ी अंदर गई और मेरे सामने एक शानदार आलीशान हवेली खड़ी थी। बड़े बड़े पिलर, बहुत अच्छे से तराशी हुई खिड़कियां और बाहर का लॉन जैसे किसी फिल्म का नजारा हो। मैं हक्का बक्का रह गई। दरवाजा खुलते ही नौकरानियों ने फूलों की बारिश की और एक उम्रदराज औरत ने मेरे माथे पर टीका लगाया। स्वागत है तुम्हारा बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। मैं दरवाजे पर खड़ी सोच रही थी कि जो इंसान खुद को झोपड़ी वाला कहता रहा, वो इस महल में कैसे रहता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लीजिए, आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। अंदर दाखिल होते ही हर चीज एक नई दुनिया की झलक थी। कालीन, झूमर, एक से एक सब कुछ महंगा,
जब कमरे में दाखिल हुई तो वहां हर चीज मेरा इंतजार कर रही थी। फूलों से सजा बिस्तर, ढेर सारी खुशबू। मैंने हैरत से कहा, ये सब? रजत ने कहा, मैं झूठा नहीं था, सिर्फ चुपचाप था। मैं जानना चाहता था कि कौन मेरे साथ मेरी सच्चाई के बिना चल सकता है। मैंने कहा, तो वो सब झोपड़ी, गरीबों वाला माहौल, वो सब दिखाने का तरीका था। मैं तुम्हारी कजिन को समझ चुका था। उसे प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं था, बस उसे रुपया पैसा और चमक देखनी थी। रजत ने कुर्सी पर बैठकर कहा, मैं चाहता था कि जो मेरी पत्नी बने वो मेरी सोच, मेरे जज्बे, मेरे दिल को समझे, और तुमने इसे समझा। मैंने नजर झुकाकर कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था, बस इज्जत जो तुमने दी है वही काफी है। उसमें सब कुछ मेरे लिए बदल गया था। जो कल तक मुझे लंगड़ी कहकर बेकार समझते रहे, आज उनकी नजर में मैं एक महल की मालकिन बन चुकी थी। रात को माँ का फोन आया, सुनैना सब ठीक है ना? मैंने जवाब दिया, माँ, भगवान ने जो सोचा था वो हमारी सोच से भी ज्यादा बेहतर निकला। मैं ठीक नहीं, बहुत अच्छी हूँ। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर रजत ने कहा, आज घर वालों को दावत दी है, खास तौर पर तुम्हारी चाची और गुड़िया को। वे आएंगे तो खुद देखेंगे कि सच्चाई क्या है। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, शायद यही वक्त है कि सब सच्चाई पता चल जाए। दिन भर मैं तैयार होती रही। नौकरानियां मेरे आगे पीछे घूम रही थीं। बहुत अच्छे पकवान तैयार हो रहे थे। शाम को दरवाजा खुला और मेरी चाची, चाचा, गुड़िया और कुछ रिश्तेदार अंदर आए। मेरी चाची का चेहरा देखने लायक था। उनकी आंखें महल की दीवारों को निहार रही थी। गुड़िया तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही कहा, ये तो झोपड़ी थी, तुमने हमें धोखा दिया। रजत ने कहा, नहीं, सच्चाई देखने के लिए धोखा नहीं दिया, बस तरीका बदला था। सब खामोश थे। मैंने पहली बार गुड़िया की तरफ देखा। वो नजरें चुरा रही थी। मैंने कहा, तुमने कहा था मेरे जैसी लंगड़ी को यही मिलना चाहिए। तुम ठीक कहती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी को दिखावा नहीं किया, ना ही किसी से झूठ बोला। मेरे चाचा कुछ कहने वाले थे कि चाची ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। रजत ने सबको खाने की दावत दी और मैं आज अपने नए मुकाम पर खड़ी थी। इतना सोच रही थी कि ये किस्मत का बदलाव नहीं, भगवान का इंसाफ है, जो वक्त पर और बेहतर सूरत में सामने आया है। उसी रात सब मेहमान चले गए तो घर में ही खामोशी थी। रजत खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की रोशनी देख रहे थे और मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी। दिन भर के हंगामे के बाद पहली बार हम अकेले थे। मैंने धीरे से कहा, जो कुछ हुआ वो सब सपने जैसा लगता है। रजत ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत है। बस कुछ वक्त पहले जो तुमने देखा वो मेरी जरूरत से ज्यादा सच्चाई थी, जो मैंने छुपाई। मैंने नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। झोपड़ी में रहने का दिखावा क्यों किया? वो कुर्सी पर बैठ गया। उसका जवाब तुम्हारे सवाल से बड़ा है। मैं खामोशी से उसके सामने बैठ गई। उसने कहना शुरू किया, जिस दिन मैं तुम्हारे घर पहली बार आया वो दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा था। गुड़िया के व्यवहार ने मेरे अंदर एक उलझन पैदा कर दी थी। उसी दिन तुम दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी थी और गुड़िया सबके सामने तुम्हें लंगड़ी कहकर पुकार रही थी। मैं हैरान था कि वो किसी इंसान को इस तरह बेइज्जती का निशाना कैसे बना सकती है। मैंने कहा, वो तो बरसों से ऐसे ही करती है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। रजत ने मेरी बात पर सिर हिलाया, लेकिन मेरे लिए तो नई थी। मैंने सोचा, जो इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं कर सकता वो कभी रिश्ता नहीं निभा सकता, फिर वो चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। उसी दिन मैंने फैसला किया कि गुड़िया से कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ये तय किया कि अगर मैं इनकार करूं तो उसे झूठा लगेगा। इसलिए मैंने उसे अपनी सादगी दिखाई। मैं चाहता था कि अगर उसके प्यार में सच्चाई है तो वो किसी भी हाल में मेरा साथ देगी, और वरना वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगी और फिर मुझे कामयाबी मिलेगी। मैंने पूछा, लेकिन आपने मेरे साथ शादी क्यों की? सिर्फ गुड़िया से बदला लेने के लिए? रजत ने इनकार किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ शादी मेरा फैसला नहीं, मेरी खुशकिस्मती थी। मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गया था कि तुम किसी और के जैसी नहीं हो। तुम्हारी खामोशी में ताकत है, तुम्हारा सब्र तुम्हारी खूबसूरती से कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने कहा, मैं तो खुद को कभी खास समझती नहीं थी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो समझता था। मैं जानता था कि तुम वही इंसान हो जिसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, इज्जत और सुकून के साथ। मैंने कहा, आपकी माँ ने कोई ऐतराज नहीं किया। शुरू में उन्हें हिचक थी। उन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने सच बताया कि तुम मेरी पसंद हो, इसलिए नहीं कि तुम गुड़िया की कजिन हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक अच्छी इंसान हो,
तो वो निश्चिंत हो गई। मैंने कहा, ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरी हर परीक्षा, हर आंसू किसी न किसी मकसद के तहत थे। बिल्कुल था, रजत ने कहा। हर दुख जो तुमने सहा, उसने तुम्हें वो बनाया है जो तुम आज हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने पूछा, और तुमने ये सब गुड़िया को क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं बता देता तो वो खुद को बेचारी साबित करती और लोगों को लगता कि मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि वो खुद अपनी गलती को पहचाने। वक्त के साथ उसे एहसास हो जाएगा कि इंसानियत क्या होती है। मैंने सोचा, कितना अजीब है ना, जो लोग दूसरों को बेकार समझते हैं वो अक्सर अपने गुरूर के बोझ तले दब जाते हैं, और जो खुद को कमतर समझते हैं उनके लिए भगवान बेहतर फैसला करता है। रजत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। ये जिंदगी हम दोनों की है। सच्चाई, इज्जत और मोहब्बत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और दिल में कहा, भगवान, तुमने मुझे इज्जत दी है, अब मुझे बस इसकी हिफाजत करने की हिम्मत देना। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर रजत ने अखबार एक तरफ रखकर कहा, क्या तुम चाहोगी कि हम गुड़िया को यहाँ एक दिन बुलाएं? मैंने कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो बुला लो। शायद वक्त ही किसी को आईना दिखा सकता है। रजत ने एक नौकर को बुलाया और खबर भिजवाने को कहा। पूरे दिन में कई बार ख्याल आया कि वो आएगी भी या नहीं, लेकिन अगली सुबह दरवाजे पर बैल बजी और पता चला कि गुड़िया आ गई है। दरवाजा खुला, वो अंदर आई। जैसे ही उसकी नजर सामने की साज सज्जा पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। ये वही घर है, उसने धीरे से जैसे खुद को यकीन दिलाया। रजत ने आगे बढ़कर कहा, वेलकम, तुम्हारी सेवा का मौका मिल रहा है, ये भी किस्मत है। गुड़िया ने नजर चुराकर कहा, ये सब कैसे? तुम तो। रजत ने बात काट दी, मैं वही हूँ जो था, बस तुम देख नहीं पाई। हम सब मेज पर बैठे थे, मैं चुपचाप खाना परोस रही थी। गुड़िया बार बार इधर उधर देखती, जैसे भरोसा नहीं कर पा रही हो कि जो इंसान कल उसकी नजर में एक भिखारी था, वो आज किसी करोड़पति से कम नहीं। रजत ने कहा, तुम्हें याद है, तुमने मेरी बारात वापस कर दी थी। तुमने कहा था कि मैं एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब हूँ। गुड़िया ने नजर नीचे कर ली। मैंने गलती की। रजत की आवाज में सख्ती थी। नहीं, तुमने सिर्फ गलती नहीं की, तुमने मेरे कैरेक्टर पर भी फैसला कर दिया था। मेरी माँ की बेइज्जती की, और जिसे तुम लंगड़ी कहती थी, उस पर ताना मारकर मेरे साथ उसका मजाक उड़ाया। गुड़िया की आंखों में नमी आ गई। मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। असल में तुम्हें हमेशा वही सच अच्छा लगा जो तुम्हारे गुरूर को खुश करे। तुमने कभी इंसान को दिल से नहीं पढ़ा, तुमने बस चमक देखी, और जब वो चमक नहीं मिली तो तुमने उसे कचरा समझकर फेंक दिया। मैंने गुड़िया को पानी का गिलास दिया। गुड़िया ने कांपते हाथों से गिलास लिया। सुनैना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़का। मैंने कहा, मैंने तुम्हें तो उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने अपने घमंड में अपने नसीब का दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन जिसकी माफी मांगनी है वो मैं नहीं, तुम भगवान से माफी मांगो। गुड़िया ने सिर हिलाया। मैं वाकई पछता रही हूँ, जो भी तुम्हारे साथ किया, अगर वही कभी मेरे साथ हो तो शायद मैं समझ सकूं। मैंने कहा, एहसास जब आ जाए तो बस इतना काफी होता है। बद्दुआ देना मेरी फितरत नहीं, भगवान ने जो दिया है वो बदले से नहीं, मेरे सब्र का इनाम था। रजत ने कहा, आज तुम यहाँ हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम देख सको कि तुम्हारा घमंड कैसे टूटा है। हमने तुम्हें बुलाया ताकि तुम जान सको, इंसान को परखने के लिए ना तो चाल बड़ी चाहिए होती है, ना पैसा, बल्कि दिल की नरमी और नजर की गहराई होती है। गुड़िया के पास शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद वो उठकर दरवाजे की तरफ गई। जाते जाते पलटी और कहा, सुनैना, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद बद्दुआ देती, लेकिन तुमने जो कहा वो दिल को लगा। मैं सच में भगवान से माफी मांगूंगी। उसके जाने के बाद मैं रजत की तरफ देख रही थी। मुझे वो दिन याद आ गया जिसका सपना मैंने नहीं देखा था, लेकिन वो मेरे नसीब में लिख दिया गया था। रजत ने मेरा हाथ थामा। उस दिन तुमने जो फैसला किया वही आज हमारी इज्जत का मुकाम बन गया है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें आजमाइशों में डालती है, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी असलियत पहचान सको। धीरे धीरे महीने गुजर गए थे। एक दिन माँ का फोन आया। आवाज में हिचकी और चाहत थी। बेटा, तुमसे एक बात कहनी है। गुड़िया की कल शादी हो रही है। लड़का बहुत अमीर है, बड़े कारोबारी खानदान से रिश्ता है। मैं चुपचाप सुनती रही। माँ ने धीरे से कहा, तुम्हें बुला तो नहीं रही, लेकिन हम सब जाएंगे। तुम्हारी चाची ने खास हिदायत दी है कि तुम्हें दावत ना दी जाए। मैंने कहा, माँ, मुझे जाने की जरूरत महसूस भी नहीं हो रही। मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं।
शादी हो गई, अखबारों में भी खबर छपी, एक बहुत बड़े अमीर परिवार के बेटे की शादी बहुत जोर शोर से हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। तस्वीर में गुड़िया एक बार फिर सपनों में खोई हुई लग रही थी। 2 महीने बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मेरी चाची और गुड़िया खड़ी थी। मेरी चाची का चेहरा मुरझाया हुआ था और गुड़िया, वो पहले जैसी गुड़िया नहीं रही थी। मैंने दरवाजे से हटकर रास्ता दिया, अंदर आईं। वे खामोश थीं। पानी का गिलास मांगा। क्या हुआ? मैंने चाची से पूछा। उन्होंने तलाक दे दिया, चाची ने कहा। मैंने कोई हैरत नहीं दिखाई। क्यों? गुड़िया ने रोते हुए कहा। उसकी ये तीसरी शादी थी। कहने लगा, जब मेरा दिल भर जाता है तो ऐसे ही रिश्ता खत्म कर देता हूँ। वो बाहर औरतों के साथ रहता था और कहता कि तुम मेरी खूबसूरत पत्नी हो, लेकिन मेरी आजादी की दुश्मन मत बनो। मैंने कहा, तो फिर अब तुम यहाँ क्यों आई हो? गुड़िया ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बद्दुआ दी होगी। मेरी हालत देखो, मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी गुड़िया। मैंने तो कभी तुम्हारे लिए कुछ बुरा भी नहीं चाहा, लेकिन हाँ, तुम्हारा घमंड जरूर तोड़ दिया गया है। गुड़िया का सिर झुक गया। फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कहा, शायद इसलिए कि भगवान चाहता है कि तुम अपने कर्मों पर नजर डालो। हम जैसे लोग जो दर्द सहते हैं, वो बदला लेने के लिए नहीं, सबक देने के लिए होते हैं। मेरी चाची ने गहरी सांस ली। हमने तुम्हें हमेशा कम समझा और आज जो कुछ हुआ वो शायद हमारी सोच की सजा है। मैंने कहा, सोचने की बात यह है कि इज्जत पैसे से नहीं, व्यवहार से मिलती है। तुमने मेरी इज्जत को बेकार समझा और मेरी लाचारी को भगवान ने इज्जत में बदल दिया। गुड़िया रो रही थी। माफ कर दो सुनैना, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। हर जगह बेइज्जती होती है, हर जुबान पर ताना होता है। मैंने कहा, मैं उस दिन भी नहीं बोली थी जब तुमने मेरी मजबूरी को मेरा अंजाम बना दिया था, लेकिन मैं तुम्हें उसी दिन माफ कर चुकी थी जब तुम्हारे इनकार ने मुझे मेरे नसीब तक पहुंचा दिया। लेकिन एक बात याद रखो, माफी मांगनी है तो भगवान से मांगो, वही है जो सब बदल देता है, किस्मत भी। गुड़िया बोली, मुझे रास्ता दिखाओ सुनैना, मैं थक चुकी हूँ। मैंने कहा, रास्ता वही है जो मैंने चुना है, सब्र करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो और खामोशी से जियो। किसी की इज्जत पर सवाल मत उठाओ, चाहे वो तुमसे कमजोर ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान कमजोरों का भी साथ देता है और जब वो इंसाफ करता है तो कोई बचता नहीं। वो दोनों उठी और दरवाजे से निकलते वक्त पलटी। काश मैं पहले तुम जैसी बन जाती। मैंने कहा, काश तुमने पहले अपने आप को पहचाना होता। जिंदगी का एक दौर खत्म हुआ, लेकिन सब कुछ बाकी था। मेरी चाची और गुड़िया के जाने के बाद कई दिन तक घर में खामोशी के साथ बातें चलती रहीं। ना जुबान से कुछ कहा गया, ना दिल से। माँ ने एक दिन फोन पर कहा, बेटी, गुड़िया के लिए फिर से रिश्ता ढूंढा जा रहा है। तुम्हारी चाची को लगता है कि पहली बार उसकी किस्मत खराब निकली, अगली बार संभल जाएगी। मैंने कहा, अगर सच नहीं बदला तो फिर नसीब का नक्शा बदलना मुमकिन नहीं। कुछ हफ्तों में पता चला कि गुड़िया की दूसरी शादी हो गई है। लड़का विदेश में रहता था, एक कारोबारी विजिट पर आया था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो वहां वापस चला गया और फिर बातचीत कम हो गई। गुड़िया ने कई बार फोन किया, संदेश भिजवाए, लेकिन वो वापस नहीं आया। आखिरकार वो शादी भी बस कागजों की बनकर रह गई। फिर कुछ महीने गुजरे और फिर से तीसरी बार परिवार के ही किसी जानने वाले के जरिए एक और रिश्ता हुआ। लड़का शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन का भांजा था, मगर शादी के बाद पता चला कि वो नशे का आदी था। गुड़िया के ससुराल में उसे बोझ की तरह देखा जाने लगा। कुछ महीनों बाद वहां भी तलाक हो गया। मेरी चाची चुपचाप थी। शोर मचाने वाली वो औरत जो कभी गुड़िया की खूबसूरती को ही उसकी सबसे बड़ी खूबी समझती थी, अब शांत हो गई थी। मोहल्ले की औरतें पीठ पीछे कहने लगी थी, शायद किसी की बद्दुआ लगी है। जिस लड़की को सबकी बेटियां जलन से देखती थीं, अब वो खुद तरस का निशान बन गई थी। रजत ने फिर एक दिन कहा, हम गुड़िया के लिए कुछ कर सकते हैं अगर तुम कहो। मैंने कहा, हम वही करेंगे जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी जिंदगी की दुश्मन थी, बल्कि इसलिए कि अब वो सबक सीख चुकी है। हमने अपने जानने वालों से बात की। फिर एक दिन एक ऐसा रिश्ता सामने आया जो बहुत अच्छा था। लड़का सरकारी कर्मचारी था, लेकिन बड़ी बात यह थी कि एक ब्रेकडाउन के बाद वो लंगड़ा हो गया था। रजत ने मेरे सामने उसकी सारी बातें रखी। बताओ, तुम क्या कहती हो? मैंने कहा, यही इंसाफ है।
जो किसी को सबक दे और उसे इज्जत के साथ जीने दे। हमने अपनी चाची से बात की। रजत ने बहुत संजीदगी से सारी बात रखी। एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, अच्छे चरित्र का है और गुड़िया के लिए बेहतर है। चाची ने सारी बातें सुनी, फिर पूछा, क्या वो? रजत ने धीरे से कहा, हाँ, वो एक टांग से लाचार है। कमरे में कुछ पल खामोशी छा गई। फिर मेरी चाची ने सर झुकाकर कहा, अगर वो गुड़िया को इज्जत दे सकता है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय हुआ। इस बार न कोई शोर न लंबी तैयारी, बस एक साधारण सी शादी। गुड़िया लाल लहंगे में थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो गर्व नहीं था जो पहले हुआ करता था, बल्कि एक नमी और गंभीर सुकून था। मैं उसकी विदाई के वक्त पास गई। गुड़िया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, सुनैना, मैं डरी हुई थी कि अगर ये रिश्ता भी नहीं चला तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। जो दिल से रिश्ता निभाता है वो कमियों को नहीं देखता। तुमने सब कुछ खोकर सीखा है, अब तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी, इज्जत। उसका पति समीर एक साधारण मिजाज का इंसान था। वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। मैंने पहली बार देखा कि गुड़िया किसी की बात सुनकर सिर हिलाती है, बिना कोई बहस के, बिना किसी तकरार के। कुछ महीने बाद गुड़िया मेरे घर आई। अब वो हर वक्त शांत थी। सुनैना, तुमने सच कहा था, बद्दुआ देने की जरूरत नहीं होती, भगवान खुद इंसाफ करता है। मुझे अब एहसास है कि जिसे मैं लंगड़ा कहती थी वो कोई कमी नहीं, एक परीक्षा है, और जो परीक्षा में सब्र करे वही असल में इंसान कहलाने लायक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा पति तुम्हारी नजरों में लाचार नहीं होगा। उसने आंखों में नमी लिए जवाब दिया, नहीं, वो मेरे लिए वही है जो तुम्हारे लिए रजत था, तुम्हारे नसीब का इंसाफ। उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ सबक ऐसे होते हैं जो शब्द नहीं वक्त सिखाता है, और जब वो सबक जिंदगी में उतर जाएं तो इंसान का पूरा किरदार बदल जाता है। भगवान का इंसाफ खामोशी से होता है, लेकिन जब वो इंसाफ करता है तो सब कुछ बराबर कर देता है। जिंदगी की एक धारा पूरी हो चुकी थी। जो कहानी बरसों पहले मेरे पहले कदम से शुरू हुई थी, आज वही कहानी एक मुकाम पर आकर रुक गई। लेकिन रुकने का मतलब कभी अंत नहीं होता, कभी कभी ठहराव भी एक नई शुरुआत होती है। रजत आज भी सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को लौटते हैं। मेरे साथ चाय पीने का वक्त निकालते हैं। हम अक्सर घर के लॉन में बैठकर पुराने दिनों को याद करते हैं। एक दिन रजत ने पूछा, सुनैना, अगर तुम्हें वो सब कुछ दोबारा झेलना पड़े तो क्या तुम हिम्मत कर सकोगी? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, अगर आखिर में तुम्हारे जैसा साथी मिले तो हाँ, हर बार। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो वो सुनैना नहीं दिखती जो गांव के कच्चे आंगन में चाची की आवाज से डर जाती थी। आज जो औरत सामने दिखती है, उसने हर ठोकर, हर जख्म, हर इनकार को अपनाया है और फिर भी खुद को संजोकर रखा है। फिर एक दिन गुड़िया समीर के साथ हमारे घर मिलने आई। मैंने कहा, तुम तो बहुत बदल गई हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उसने कहा, मुझे भगवान के फैसले पर शक नहीं होता। जो दुख तुम्हें मिले वही मेरे नसीब में लिखे गए, ताकि मैं वो बन सकूं जो कभी तुम्हें ताना देकर खुद को ऊंचा समझती थी। मैंने कहा, जो खुद को बहुत बुलंद समझता है भगवान उसे झुकाना जानता है, और जो खुद को कमजोर मान ले भगवान उसका हाथ थाम लेता है। एक दिन स्कूल की मैडम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, तुम वही सुनैना हो ना जिसे सब लंगड़ी कहकर बुलाते थे? तुम्हारी खबरें सुनती रहती हूँ। तुमने अपनी किस्मत खुद लिखी है। मैंने कहा, नहीं, ये तो सब भगवान की कृपा है। मैंने तो बस उन पर भरोसा रखा। स्कूल वालों ने मुझसे बच्चियों से बात करने के लिए मदद मांगी। जब मैं उनके सामने खड़ी हुई तो कई आंखें मेरी टांग की तरफ देखने लगी, लेकिन अब उन नजरों में सब बदल चुका था। मैंने कहा, बच्चियों, अगर कभी तुम्हें किसी ने तुम्हारे शरीर, सूरत, हालात या घर की वजह से तोड़ने की कोशिश की हो तो रुक जाना। ना उनसे लड़ो, ना जवाब दो, बस चुपचाप भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि वही तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने आंखों में आए आंसुओं को छुपाया। वापसी पर रजत ने कहा, आज तुमने वो बात कही जो शायद बहुत से दिलों में उम्मीद जगा देगी। मैंने कहा, जो मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया मैंने बस वही बताया। मेरे माँ बाप अब बहुत खुश थे और सुकून में भी। मेरी चाची भी कभी कभी मुझसे मिलने आती। अब वो मेरी तरफ नजरें झुकाकर बात करती। मैं हर बार उन्हें इज्जत से बैठाती, क्योंकि मैं जानती हूँ इंसान वो नहीं जो बदले, इंसान वो है जो माफ करके आगे बढ़ जाए। आज अगर कोई मुझसे मेरी कहानी पूछता है तो मैं बस इतना कहती हूँ, सब्र करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मैं वो लड़की हूँ जिसे कभी लंगड़ी कहा जाता था,
आज मेरे कदमों के नीचे जमीन है और सिर पर भगवान का आशीर्वाद। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि सब्र, शुक्र और सच्चाई इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां गुरूर, दौलत और खूबसूरती भी नहीं पहुंचा सकती। भगवान के फैसले भले देर से आते हों, मगर हमेशा बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।